जोहार जुले जुले नमस्कार, अभिनंदन, शुभकामनाएं लाया हूं मैं लद्दाख के पहाड़ों से यहाँ महाराष्ट्र में जमा सभी जनजातीय लोगों के लिए। अशोक जी, अध्यक्ष मंडल के सदस्य, यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो कि ईरान से आई हैं, हनी जी, और आप सब जो इतने सारे जगहों से रंग बिरंगे लोग, सभ्यताओं से, संस्कृतियों से आए हैं, आप सब से मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, ईश्वर का, कि आज मैं आप लोगों से जुड़ पाया। आसान नहीं था, मैं चाहता था कल जुड़ूं, मगर खुशी है कि आज जुड़ पाया। मेरी रेलगाड़ी 11 और 7 मिलाकर 18 घंटे लेट चली, ऐसी स्थिति थी, तो फिर भी आ पाया। इसका बहुत 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 खुशी है आप लोगों से मिलके। मैं आप सभी को अभिनंदन लाता हूं, सारे लद्दाख और हिमालय के लोगों की और पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, सब की तरफ से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद, जो आप लोगों ने मिलकर ऐसे अच्छे विषय पर ये गोष्ठी की। बहुत बहुत ज़रूरी थी कि आप जलवायु परिवर्तन, जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी तरफ ध्यान जुटाएं लोगों का, और जिसकी संरक्षण करते आए हैं आदिवासी संस्कृतियां पूरे भारत में। कहीं हम हिमालय के उस पार लद्दाख में, तो कहीं हिमालय में हमारे साथी जो कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, नेपाल से, सिक्किम से अरुणाचल तक, म्यांमार तक, सब संजोए रखे हैं वो मूल्य, वो संस्कृति, जिसके कारण ये बची हुई है अभी भी। मगर इसको अब आगे कैसे बचाएं, ये चुनौती भी हमारे सामने है। हमेशा से मैं ये कहता रहा हूं कि आदिवासी संस्कृतियों का आदर होना चाहिए, उन्हें कम या पिछड़ा ऐसे नज़र से नहीं, बल्कि आज के इस दुनिया में जो अग्रसर हैं वही सबसे पिछड़े हो गए हैं, जिनके कारण ये धरती विनाश के कागार पर पहुंची है। जिसे हम प्रगति कहते थे, वो हद से अगर ज्यादा हो जाए तो विकास नहीं, विनाश होता है। अति हर चीज की खराब होती है। तो ये जो विकास की धारणा है, उसका जब अति हो जाए तो आज आप समझ रहे हैं क्या हालत है धरती की, वो होती है। तो ऐसे समय में और ज्ञान हम शायद वहां से न लें, उस स्रोत से न लें जिस स्रोत से ये विकास का नींव हमने पाया, और जिस पे चलते हुए आज धरती प्रलय के पास पहुंच चुकी है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि सीखना है तो आज दुनिया को, आज लंदन को, आज न्यूयॉर्क को, आज पेरिस को, आज बीजिंग को सीखने की ज़रूरत है। मूल निवासियों से, आदिवासियों से, जो अपने पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, बहुत सादगी भरे जीवन से, और इसी की ज़रूरत है। यही ज्ञान वो सीख नहीं पा रहे हैं, जो अब बिगड़ चुके हैं विकास के रास्ते पर। वो हमारी ये सादगी भरा ज्ञान और संतुष्टि भरा ज्ञान नहीं वापस अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सीखने की ज़रूरत है। तो इन बड़े शहरों को ऐसे सभ्यताओं से सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, लोग कभी हंसते हैं, कभी मजाक की तरह देखते हैं, कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाएगा तो वो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर नहीं बनाएंगे। ये तो नकल है उन संस्कृति, उन सभ्यताओं के जिनके कारण पृथ्वी विनाश तक पहुंची है। तो नकल के
जिसे कहते हैं हम डुप्लीकेट संस्कृति सभ्यताओं से, ज्ञान से, जो हम किसी और से लेके, जो मौलिक भी नहीं है हमारी, उसको लेके हम विश्व के गुरु नहीं बन सकते हैं। बल्कि अगर हम ढूंढें ज्ञान को अपने पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे संस्कृतियों से जिन्होंने सदियों से सीखा है और उस पर चले हैं कि कैसे बिना किसी के हानि किए अपना जीवन संतुष्टि से, सादगी में बिताना है। आज वो ज्ञान भारत से अगर बाहर जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो जैसा मैं कह रहा था, इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, हालांकि मैं बोलता जाता था, मगर इस साल 2024 में 3 महीने पहले विश्व के स्तर पर भी इस बात को माना गया जब संयुक्त राष्ट्र के, यूएन के COP 16 जो कि विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा था कोलंबिया में, तो उसका सारा निचोड़ निकाल के जो बातें आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि इंडिजिनस लोगों को, आदिवासी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को एक सम्मान से उनके द्वारा विश्व की ये जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे बचाने का एक बहुत बड़ा साधन मानना चाहिए, उसे संरक्षित रखना चाहिए। अब ये संयुक्त राष्ट्र ने डंका बजाकर दुनिया को बताया है, यही हम कहते आए हैं आदिवासी लोग। तो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से आते हैं जो बचा सकता है प्रकृति को, जो बचा सकता है पृथ्वी को, जो बचा सकता है केवल मानव ही नहीं, सारे जीव जंतुओं को। मानव केंद्रित विकास तो बहुत हुआ और उसकी अति हो गई है। हम जिस तरह से जंगल की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जल की, जमीन की और उस पे पनपने वाले हर जीव जंतुओं की, वो आज दुनिया को सीखने की जरूरत है। ऐसा हर जगह होता था। आज से 1000 साल पहले सब जगह लोग प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे। पृथ्वी की सेहत, स्वास्थ्य बहुत अच्छी थी तब। घरों में आज जो हम साजो सामान भर के उसे एक क्या कहेंगे, संग्रहालय जैसा हर तरह का कचरा भर भर के कर रहे हैं, जिंदगी आसान बनाने के नाम पे, वक्त बचाने के नाम पे, वो साबित हो चुका है कि ये सारे वक्त बचाने के उपकरण प्रयोग करने के बाद आज माँ को अपने बच्चे से बात करने के लिए वक्त नहीं है। बच्चे को पिता से दिल की बात करने के लिए वक्त नहीं है। वक्त बचाने के इतने मशीनें, इतने साधन, मगर वक्त किसी के पास नहीं है। और इसी दौर में विनाश बहुत हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो ये कैसे स्वास्थ्य बिगड़ा पृथ्वी का, थोड़ा मैं वो आपसे बांटूं, जिस तरह से मैं बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी पेचीदे बातों को आसानी से दिखाने के लिए बोलता हूं बच्चों को, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत असमंजस का रास्ता है। कोई कहता है आपको विकसित होना है, कोई कहता है आपको मुख्य धारा में मिलना है, कोई कहता है आपको संरक्षित रहना है, आप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं क्या है, हमें बदलना है या जो है उस मूल्यों, उस मौलिक जीवन को बचाना है। तो ऐसे में मैं आसान भाषा में बोलता हूं कि आज जिस रास्ते पे ये दुनिया चला, उसके हमारी धरती माँ, अगर उसे एक माँ समझें, धरती माँ बीमार है। आज धरती माँ बहुत बीमार है, किसी रोग का संक्रमण हुआ है जिसके कारण उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दुख और दर्द हो रहा है।
उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, बुखार हुआ है धरती माँ को, ऐसा मैं बच्चों को बताता हूँ। और शायद समझने के लिए ये सभी के लिए आसान हो कि आज धरती माँ बहुत बीमार है, बहुत ऊंचा बुखार है उसे, और इस गर्मी, इस बुखार के चलते उसके जो माथे पर लद्दाख और हिमालय के बर्फ हैं वो पसीने की तरह पिघल रहे हैं। बुखार में है माँ, तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके माथे के शीर्ष के पसीने, ये ग्लेशियर्स के पिघलते हुए हालत को देख के समझ आता है कि कैसे पसीना पसीना हो चुका है आज धरती माँ। वैसे ही कहीं जंगलों में आग लग रहा है अमेरिका में, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में। ये सब धरती माँ के जख्म और उस पे जो जलन उसे महसूस हो रही है। इस बीमार धरती माँ में आज बहुत दर्द भरे जलन, कहीं कमर में कहीं पेट पे हो रहा है, वो आज हम सुनते आ रहे हैं। मैं बच्चों को ऐसे बताता हूँ। वैसे ही जो पसीना पसीना हो रहा है, वो पसीना बहते बहते ऊपर माथे पर पानी की कमी हो रही है, उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। बीमार धरती माँ को नमी की कमी, डिहाइड्रेशन से शिकार है उसका सर, तो कहीं वो बहते बहते सागर में ऐसे बह रहा है कि पैरों में पानी पानी भर गया है। बहुत बीमार हो गई है आज धरती माँ। तो ये ज्यादा समझ आता है हमें कि ऐसे बीमार हो गई है। तो क्यों बीमार हो गई धरती माँ? बच्चे पूछते हैं क्या हुआ इसे। हमें बुखार होता है, किसी कारण से होता है, मलेरिया से होता है, जुकाम से होता है, वायरस से होता है, क्या होता है? तो बहुत बार मैं बच्चों को बताता हूँ, हाँ ऐसा ही एक संक्रमण हुआ धरती माँ को। आज से 1000 साल, 500 साल पहले वो बहुत स्वस्थ थी, फिर एक कैंसर कहिए, वायरस कहिए, वो आने लगा उसके कोशिकाओं में। कोशिकाएं आपको न पता हो तो वो सबसे छोटे कण हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर बना है। उस तरह से जिस तरह हमारा मकान ईंटों से बना है, हमारे शरीर कोशिकाओं से बना है। और कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, कोई रक्त की कोशिकाएं हैं, तो कोई मांसपेशियों के मसल सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स हैं, तो मस्तिष्क के कोशिकाएं हैं, तो हड्डियों के हैं, तो अलग अलग कोशिकाएं हैं। इनमें से एक संक्रमित हुआ कैंसर से, और वो कोशिकाएं धरती पर, कोई पशु हैं तो कोई पक्षी हैं, तो कोई जंगल है, तो कोई झील है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनमें से जो मनुष्य जाति के कोशिकाएं थे, उनके एक हिस्से में संक्रमण होने लगा। और ये कैंसर जो उस हिस्से में मनुष्य कोशिकाओं में लगा, वो बढ़ने लगा। और ये बढ़ते बढ़ते बीमारी पूरे पृथ्वी को घेरने लगी। बच्चे पूछते हैं ये क्या संक्रमण था, क्या रोग था? ये संक्रमण, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूं, ये संक्रमण था जब मनुष्य जाति में लालच, ग्रीड जागी मन में कि मैं आज के खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, कल के नहीं, परिवार के नहीं, पूरे दुनिया का अपने हाथ में ले लूं, मैं सबसे बड़ा बनूं, सबसे अमीर बनूं, सब कुछ मेरा हो। ऐसी जब भावना मनुष्य जाति में जागा, इंसानों में, तो ये बिगड़ने लगा। थोड़ा थोड़ा ये रोग पहले भी था, मगर संक्रमण बहुत बड़ा 500 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति आने लगी, जब पूंजीवाद हद से बढ़ने लगा, हर जगह नहीं, कुछ जगहों से शुरू हुआ ये, और फिर धीरे धीरे ये संक्रमित करने लगा उन जगहों को, और धीरे धीरे ये फैलता गया। लालच का ये दौड़ जिसमें कुछ भी काफी नहीं है, जिसमें आप हर चीज पा लें,
फिर भी और चाहिए और चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी ये कम निकले। तो ये कम निकलता गया, ये रोग लग गया हमें। और ये रोग औरों को नहीं लगा, जो धरती पर और जीव जंतु या कोशिकाएं हैं, ये जानवरों को नहीं लगा। वो जानवर, कोई जानवर ऐसे जमा नहीं करता है, होर्डिंग नहीं करता है, जो औरों से लेके अपना सालों सालों जैसे पूरे धरती पे रहना हो, ऐसे कोई जानवर लालच से नहीं करता है। वो खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। पशु हो, पक्षी हो, पेड़ से खाते हैं, खा के चले जाते हैं औरों के लिए छोड़ के। तो ये मनुष्य जाति में ही लगा, ये पौधों में, फूलों में नहीं लगा, कीड़ों मकोड़ों में नहीं लगा, ये पशु पक्षियों में नहीं लगा, ये मनुष्य जाति में लगा। और इसका अत्यधिक संक्रमण जब होने लगा तो यूरोप के देशों में दिखने लगा। ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये फैलने लगा। दो तरीकों से फैलने लगा ये। पहला तरीका था, जो संक्रमित रोगी कोशिकाएं हैं वो जाकर और जगहों पर फैलने लगे। तो यूरोप से ये संक्रमित कोशिकाएं जाती हैं अमेरिका, उसे संक्रमित करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जाके उसे रोगी बनाते हैं, वो हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया जाके उसे रोगी बनाते हैं। और हर जगह वो जाके ही संक्रमित नहीं किए, वो एक दूसरे से छूत से भी संक्रमण इसका हुआ। तो जैसे भारत में वो उतने नहीं आए, 2-4 आए, मगर वो रोग ऐसा फैल गया कि भारत के लोग ही रोगी हो गए। ये रोग अब देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में, जहां दौड़ है, अंधा दौड़ है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं विकास विरोधी हूं। विकास जब हद में हो तो विकास है, हद से जब बढ़ जाए तो वो विनाश है। तो मैं हिंदी के एक गीत को अगर कहूं, इतने विकसित न बनो, इतने विकसित न बनो, हद के अंदर हो अगर विकास तो विकास होता है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। आपने सुना है ये गीत? तो जिस मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाए। से ज्यादा हो तो विनाश शुरू हो जाता है। अब ये मैं कहूं तो कुछ लोग कहते हैं, हाँ तुम तो वो हार्डकोर हो, न्यू एजी हो, ये हो, बाबाओं की बातें कर रहे हो। फिर मैं उन्हें उनके ही गीता से, विकास, आर्थिक विकास के गीता से उनके ही गुरु की बातें बताता हूं, जिसमें कि एक बड़े अर्थशास्त्री ने ईस्टरमन्स पैराडॉक्स ये सिद्धांत दिया। ये ईस्टरलिन ने क्या देखा? ईस्टरलिन जो अमेरिकी आर्थिक गुरु थे, उन्होंने ये अध्ययन किया और पाया। इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि उसको नहीं सुनना चाहते हैं वो। उन्होंने ये दिखाया कि दौलत के साथ, पैसे के साथ, विकास के साथ संतुष्टि किस तरह चलता है। अगर आप ग्राफ बनाएं, जैसा चित्रण करके दिखाते हैं, इस तरफ पैसा, उस तरफ संतुष्टि, तो जब पैसा जीरो होता है, शून्य होता है, तो मैं भी मानता हूं संतुष्टि शून्य होता है, बहुत दर्दनाक होता है। गरीब होना कोई रोमांचक बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग, कोई भी जनजातीय या कोई भी, बिल्कुल गरीब रहें, कि वो कपड़े ना पहन पाए, खाना ना खा पाए, पेट भूखा, शरीर नंगा, कोई संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए शुरू में जब धन बढ़ता है, विकास बढ़ता है, तो संतुष्टि बहुत जड़ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। फिर जब आपके पास कपड़े होते हैं, खाने को रोटी होती है, घर होता है, खेत होते हैं, जरूरतें पूरी होते हैं,
फिर शुरू होते हैं झगड़े, फिर शुरू होता है लालच, फिर शुरू होता है विनाश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्थशास्त्र के गुरु ने दिखाया कि कुछ देर बाद ये ग्राफ फिर चढ़ता नहीं है। जितना भी पैसा बढ़े, संतुष्टि वहीं पे रहती है। ये एक तरह का क्या कहेंगे, पठार बन जाता है, प्लेटू हो जाता है ग्राफ। तो पैसा बढ़ता जाए, विकास बढ़ता जाए, खुशी वहीं रह जाती है। बहुत बार खुशी और नीचे होती है, जैसा आपको देखने को मिलता है। सबसे अमीर देशों में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, गरीब में भी होती हैं, वो तो समझ सकते हैं। अमीर में कैसे हो वो समझ के बाहर है। जब आपके पास सब कुछ है तो आप जीवन ही खत्म करें, इसके लिए आपने सब कुछ किया, उसके बाद आप जीवन ही खत्म करें, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। ये बात कुछ हजम नहीं। तो ये देखा गया है और अध्ययन से भी पता चला है कि जब विकास का संतुलन बिगड़ जाए और अति हो जाए तो विनाश शुरू होता है। ऐसा ही और एक सिद्धांत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये ना सोचिए ये हमारे धर्म में, ये हमारे बिलीफ में, आस्था में कही जाती है, मगर मुझे तो ये बड़े बूढ़ों के आस्था की बातें नहीं सुनना है। हमारे ही बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे, ये बड़े बूढ़े क्या जानते हैं। मैं तो न्यूयॉर्क के रास्ते पे चलूंगा, लंदन के रास्ते पे विकसित होऊंगा, तो मैं उनको बता रहा हूं। और देश के जो पढ़े लिखे विकसित लोग हैं उन्हें बता रहा हूं। स्टालिन के अनुसार तो ये विकास की संतुष्टि बढ़ती नहीं जाती, ये खत्म होती है, नीचे आती है। और एक अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा थियोरी है, बहुत बड़ा थियोरी है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हर बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्था में पढ़ाया जाता है। हमारे हर विकास के गुरुओं को इसका पता है, मगर इस पर अमल कोई नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज किसी बाबा ने नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा, नाना नानी दादा दादी ने नहीं कहा, अर्थशास्त्री ने कहा, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई जूता ना हो, उदाहरण दे रहा हूं, तो पहला जूता आपको बहुत संतुष्टि देगी, बहुत संतुष्टि देगी, क्योंकि आपके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कंकड़ चुभ रहे थे, आपको जूता मिला, बहुत संतुष्टि देगी। जब आप दूसरा जूता लेते हैं तो यूटिलिटी डिमिनिश होता है, उसका मूल्य घट जाता है, आपके लिए संतुष्टि घट जाता है। दूसरा जूता आपको उतना संतुष्टि नहीं देता है, आधा देता है। तीसरा उससे भी कम, चौथा उससे भी कम। अब सोचिए उनका जो 40वां जूता खरीद रहे हैं, 41वां जूता खरीद रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, उनको 41वें जूते का कुछ पता भी नहीं चलता है, इसका कोई फायदा भी हुआ या कुछ हुआ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, फिर भी खरीदते हैं। मगर उसका नुकसान प्रकृति पे उतना ही होता है जितना पहले जूते का होता है। ये मैं कह रहा हूं, पहले जूते का जितना ही नुकसान, प्रदूषण, उत्सर्जन, पशु पक्षियों की जान लेना, ये जो आज हो रहा है, सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी मर रहे हैं वक्त से पहले। आप दिल्ली से पूछिए, वहां पर लोगों की आयु 15 साल 10 साल कम हो रही है, सबकी औसतन। तो ये उतना ही करता है वो 41वां जूता, मगर संतुष्टि कुछ नहीं देता। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, जो अर्थशास्त्री कहते हैं। उनके गुरु जो हमें विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते हैं। तो ये मैं आज एक तो दुनिया को, दूसरा हमारे ही जनजातीय लोगों को भी सुनाना चाहता हूं, खासकर युवा पीढ़ी को, ताकि आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो। जो सादगी थी वो पिछड़ापन नहीं था, वो बहुत अग्रगामी था, वो सबसे आगे है। दुनिया को आज चाहिए तो वो ज्ञान चाहिए। तो ये गर्व होना बहुत जरूरी है, वरना ये संक्रमण जो मैं कह रहा था यूरोप से आया, दुनिया भर में फैला,
भारत चीन जैसे लोगों पे ये कोशिकाएं नहीं आई, यहीं के कोशिकाओं को संक्रमित कर दिया, दिमागों में ये वायरस, ये कैंसर फैलने लगा। तो इसको हमें समझना होगा और समझाना होगा वो जनजातीय लोगों को, क्योंकि इन देशों में, भारत चीन जैसे देशों में जहां वो आए नहीं, संक्रमण हुआ, दिल्ली में हुआ, बंबई में हुआ, कलकत्ता, चेन्नई में हुआ, इस देश में भी कुछ कोशिकाएं अभी भी स्वस्थ हैं जिन पे ये संक्रमण अभी नहीं लगा है, और जिसके संपर्क में आकर ये संक्रमित कोशिकाएं भी स्वस्थ हो सकती हैं, वो बचे हुए कोशिकाएं हैं आदिवासी जनजातीय संस्कृतियां, जो कहीं पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, अब तुले हुए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का। अगर मुख्य धारा से अर्थ हो कि संतुलित विकास, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कोई आदिवासी भूख से मरे, क्यों कोई आदिवासी ठंड से मरे, बीमारियों से मरे, बिल्कुल ना मरे। मगर अगर विकास का अर्थ है असीमित अंधाधुंध दौड़, तो वो फिर एक बीमारी है जिसके बाद आपका विनाश शुरू होता है। तो जो संक्रमित नहीं हैं उनसे बहुत उम्मीद है, मगर हम में भी ऐसा नहीं है कि आप इस जनजाति से हैं तो आप तो स्वस्थ हैं। इसी जनजाति में भी जो लोग पृथ्वी को हानि कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे हैं, वो संक्रमित हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली बंबई में जो हैं सब संक्रमित हैं, बहुत लोग हैं जो स्वस्थ बचे हुए हैं संक्रमण के बावजूद, जो हमें मदद करते हैं अपने बड़े बड़े शहरों से। मेरे साथी यहाँ दिलीप जैन जी हैं, वो आदिवासी नहीं है, मगर उनके लिए वो हर रात दिन काम करते हैं। उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली और बंबई में सब संक्रमित हों। बचे हुए लोगों को एकजुट होना चाहिए, वो चाहे जंगलों और पहाड़ों में हो या शहरों के बीच अभी तक बचे हों, उनको एकजुट होके इस पृथ्वी के स्वास्थ्य को फिर से अच्छा बनाना होगा। इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों को एक तरफ तो धन्यवाद करने आया हूं कि आप अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए इतने 32 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है विश्व में। 32 साल पहले शायद लोगों ने इसे हंसी में उड़ाया होगा, ये पिछड़े लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। आज वही लोग विश्व गुरु बनेंगे, तब आपका मूल्य बहुत होगा। तो ये अपने आप पर जो भरोसा है वो ना खोइएगा। संक्रमण चल रहा है, मगर स्वस्थ कोशिकाओं को खुद को संभाले रखना है, नहीं तो कहेंगे बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि आप की दास्तां बड़े गौर से जमाना सुनने को तैयार है। आज संयुक्त राष्ट्र से, यूनाइटेड नेशन से लेके बुद्धिजीवी सभी आपकी दास्तां सुनने को तैयार हो, और आप ना खामोश हो जाएं दास्तां कहते कहते। तो इसके लिए मैं खास कर लद्दाख से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत कठिनाइयां सह के आया हूँ। कई बार मन में विचार आया कि नहीं हो पाएगा ये, 2 घंटे के लिए मैं मिल पाऊंगा उनसे, अगर वो भी देर हो गई तो मैं यहाँ आके कुछ भी ना पाऊंगा, खाली मैदान में आऊंगा। मगर फिर सोचा जो भी हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश की, आप लोगों से मिल पाया। अब मेरी कोशिश कामयाब आपसे मिलने से नहीं हुई, ना ही होगी। अगर आप इन बातों को, इस मूल्य को, इस गर्व को अपनी संस्कृति के बच्चे बच्चे में दे पाएं, ये सकारात्मक संक्रमण अगर आप कर सकें, तो हम ये नकारात्मक संक्रमण को रोक पाएंगे। यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ मैं लद्दाख के अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ, आपका अंतिम दिन है, आप सभी को ज्यादा नहीं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो
माँ धरती का जो पूरा स्वरूप है और हमारी धरती माँ आज किस हालत में आ गई है, इन्होंने हुबहू चित्र हमारे सामने रख दिया। तो वासुक जी, दौरे महफिल का मुझे होश नहीं है, मैं तो पीता हूं मगर मई का मुझे होश नहीं है। दौरे महफिल का मुझे होश नहीं है, मैं तो पीता हूं मगर मई का मुझे होश नहीं है। जाना कैसे वो मकान दूर है, अंधेरा है। जाना कैसे वो मकान दूर है, अंधेरा है। मई कसी जोर की कर ली है मुझे, मई का मुझे होश नहीं है। आपकी स्थिति जो है बहुमूल्य है, आपकी दिशा जो है वो बहुमूल्य है। पूरी दुनिया को दिशा देने वाले आपके जीवन को हम धन्य मानते हैं और हम लोग जरूर यहाँ से आपसे प्रेरणा लेके आपके काम को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जिस तरह से लद्दाख का जो आंदोलन था संरक्षण का, 6वें शेड्यूल का, उसका अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से, मैदानों से, पहाड़ों से, जंगलों से जो समर्थन किया, उसका मैं धन्यवाद करने आया हूं। और खासकर आपकी संस्था से तो कई लोग लद्दाख आए और कईयों से मैं हिमाचल प्रदेश में मिला, आप में से बहुतों से, और बहुत बहुत खुशी हुई। वहाँ पर भी जय जोहार के नारे गूंजे थे हिमाचल में जब हम पद यात्रा पे चल रहे थे, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जहां भी आवश्यक हो हमें एकजुट होकर आवाज उठाने होगी, उसी का नाम लोकतंत्र है। कल हम लोगों ने जो जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव किया था वो मैं वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि हम लद्दाख के लोगों को समर्थन देना चाहते हैं। तो मैं प्रस्ताव पढ़ूंगा। आधुनिक गतिविधियों की वजह से धरती गर्म हो रही है और उसके प्रभाव से जलवायु परिवर्तन की गति भी असामान्य रूप से बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के कारण आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक पहलुओं पर कुठाराघात हुआ है। हम चाहते हैं कि दुनिया की सरकारें आदिवासी क्षेत्र में बड़े बड़े प्रकल्प न लाए जो जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, ताकि आज विश्व भर में पूरा आदिवासी समाज विस्थापित होने की कगार पर खड़ा है वह रुके और उसके चलते आदिवासी पहचान, शिक्षा, आरोग्य एवं स्वरोजगार के रास्ते बंद होने से बचे। देश में लद्दाख के सोनम वांगचुक जी के जो जलवायु परिवर्तन के लिए और लद्दाख में 6वीं अनुसूची के प्रावधान के लिए आंदोलन शुरू किया है, इसको हम इस महासम्मेलन से अनुमोदन करते हैं। I will also read in English, क्योंकि few friends are from overseas also. Due to modern activities, the earth is getting warmer, and due to its effect, the pace of climate change has also increased abnormally. Due to climate change, the economic, social, cultural and educational aspects of the tribals have been affected. We want that the governments of the world should not bring big projects in the tribal areas which play an important role in climate change, so that today the entire tribal society across the world is standing on the verge of displacement. It should stop, and due to this, the paths of tribal identity, education, health and self-employment should be saved from getting blocked. We approved in this conference the movement started by Sonam Wangchuk ji of Ladakh for climate change and for the provision of the 6th schedule in Ladakh. Thank you. So with signature of our all members of the presidium, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी जो हमारे रियल हीरो इतने अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे थे, उनके थैंक यू के लिए हमारे राष्ट्रीय एक्स अध्यक्ष महावीर खराडी जी को मैं सम्मान